नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 30 जुलाई 2024 और हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के ताज़ा समाचार। लेकिन पहले एक सवाल, आप हिमाचल के किस खूबसूरत कोने से ये खबरें सुन रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब थोड़ी सी गंभीरता के साथ, अगर आप हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ, फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ जुड़े। और हाँ, अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। खबरें ताज़ा हो या मजेदार, हम हैं आपके साथ हर कदम। समाचार नंबर 1, बल्क ड्रग पार्क में नियुक्त होंगे रिटायर अफसर। ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होने जा रहे राज्य के पहले बल्क ड्रग पार्क को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। राज्य सरकार ने पहले ही इस पार्क के लिए टेंडर जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। अब ऊना में पार्क के प्रस्तावित स्थल पर सिविल और स्टेट विंग को फंक्शनल करने के लिए काम शुरू हुआ है। इसके लिए पार्क की ह्यूमन रिसोर्स कमेटी आजकल ऊना के दौरे पर है। बल्क ड्रग पार्क के लिए बनाई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कम सीईओ राकेश प्रजापति ने ऊना जाकर सिविल एक्सीएन और नायब तहसीलदार जैसे पदों को भरने के लिए इंटरव्यू लिए। राज्य सरकार की ओर से मिली अनुमति के अनुसार इन पदों को भरने के लिए रिटायर अधिकारियों को शुरुआत में 2 साल के लिए लिया जा रहा है। इसके लिए नियुक्ति की प्रक्रिया और सेवा शर्तें राज्य सरकार की ओर से पहले ही अधिसूचित की गई हैं। सोमवार को अधिशासी अभियंता सिविल के पद के लिए 3 उम्मीदवारों और नायब तहसीलदार के पद के लिए 2 उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। साक्षात्कार का अगला चरण 5 अगस्त 2024 को तय किया गया है। इस दौरान एडिशनल सीईओ तिलकराज शर्मा, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग हमीरपुर संजय कुमार सोनी, एसडीएम हरोली राजीव कुमार, फाइनेंशियल एडवाइजर बल्क ड्रग मनोज शर्मा, ज्वाइंट डायरेक्टर अंशुल धीमान, सीनियर मैनेजर एचपीएस आईडीसी विक्रमजीत और मैनेजर जिला उद्योग केंद्र ऊना अखिल शर्मा मौजूद थे। समाचार नंबर 2, एचपी न्यूज। हिमाचल में अब परिवार रजिस्टर हुए ऑनलाइन। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी पंचायतों में पंचायत गठन से ही पंचायत क्षेत्र के लोगों का नाम मैनुअल आधार पर परिवार रजिस्टर में दर्ज किया जाता था, जबकि परिवार रजिस्टर में दर्ज नामों को ऑनलाइन अपलोड करने की ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ समय पहले शुरू की गई थी। लेकिन सोमवार से पूरे प्रदेश में ऑनलाइन परिवार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू कर दी गई है। अनिरुद्ध सिंह ने मशोबरा स्थित हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान फेयरलॉन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला के शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कार्यशाला के दौरान ऑनलाइन परिवार रजिस्टर मॉड्यूल, ऑनलाइन प्रोसीडिंग रजिस्टर मोबाइल एप्लीकेशन, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी शुभारंभ किया। अब पंचायती राज विभाग में मैनुअल आधार पर नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। अब राजस्व विभाग की तर्ज पर पंचायतों में भी परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करना, नाम काटने और किसी भी प्रकार की करेक्शन ऑनलाइन ही की जाएगी, जिसके लिए लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। इस दौरान विभागीय सचिव प्रियतु मंडल ने केंद्रीय पोषित योजनाओं एवं राज्य पोषित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक हिप्पा प्रशांत सरकेक, रोबिन जॉर्ज, राघव शर्मा, शिवम प्रताप, अभिषेक वर्मा, निधि पटेल, सौरभ जैसल, अजय यादव आदि अधिकारी उपस्थित थे। मनरेगा के काम जांचने फील्ड में जाएं अफसर। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मनरेगा एवं एनआरएलएम कार्यों में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अधीन इन कार्यों से जुड़े सभी तकनीकी कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक कर निर्माण कार्यों में तेजी लाएं। मंत्री ने उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त तथा खंड विकास अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि वह भी फील्ड में जाकर विकास कार्यों, विशेषकर लंबित कार्यों का निरीक्षण कर कारण जाने और उन कार्यों को पूर्ण करने की दिशा में शीघ्र कदम उठाएं, ताकि इन योजनाओं का लाभ गरीब लोगों को मिल सके। समाचार नंबर 3, पीड़ित ट्रांसपोर्टर के समर्थन में उतरा नगरोटा बगवा। 14.25 करोड़ की ठगी के शिकार हुए नगरोटा बगवा के नामी ट्रांसपोर्ट के समर्थन में अब नगरोटा के व्यापारी और आम लोग भी उतर आए हैं। इतना ही नहीं, पिछले कई दशकों से उक्त कंपनी में नौकरी कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे सैकड़ों परिवारों को भी भविष्य की चिंता सताने लगी है, जिन्होंने सोमवार को मुखर होकर सरकार और प्रशासन से न्याय की मांग जोर शोर से उठाई।
सोमवार को नगरोटा बगवा के व्यापारियों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अपने प्रतिष्ठान दोपहर 12 बजे तक बंद रखे और बाजार में अब तक की पुलिस व प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक व व्यापार मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में थाना प्रभारी को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें आरोपी को पकड़े, उनसे ठगी की रकम वसूलकर पीड़ित को शीघ्र न्याय दिलाने की बात कही गई है। ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़े कर्मचारी भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो उठे हैं। अगर उनके मालिक को शीघ्र न्याय नहीं मिला तो कंपनी बंद हो जाएगी और वे बेरोजगार होकर परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो जाएंगे। उनका कहना है कि जब से उनके मालिक का पैसा शातिरों ने हड़पा है, तब से कंपनी दिक्कतों से जूझ रही है। बैंक से पैसा न मिलने से खरीदारी बंद है तथा बसों के पहिए धीरे धीरे रुकने लगे हैं। आरोपियों पर जल्द कार्रवाई न की गई तो समस्त कर्मचारी परिवार सहित सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। कंपनी को अब अपने खर्चों को पूरा करना तथा कारोबार को जारी रखना मुसीबत बनकर रह गया है। हालांकि अप्रैल माह में आरोपियों को नामजद कर पुलिस मामला दर्ज हुआ है, लेकिन जांच प्रक्रिया की गति और प्रगति को संतोषजनक न मानते हुए लोगों ने न केवल कार्रवाई को संदेहास्पद बताया है, बल्कि जल्द न्याय की मांग भी उठाई है। समाचार नंबर 4। इंटरस्टेट बस रूट पर विवाद कायम, नहीं सुलझी समस्या। हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच इंटरस्टेट बस रूट विवाद अभी भी कायम है। सोमवार को पंजाब और हिमाचल के अधिकारियों के बीच शिमला में महत्वपूर्ण बैठक हुई, मगर इसमें कोई नतीजा नहीं निकल पाया। सूत्रों के अनुसार दोनों राज्यों में एक संयुक्त कमेटी के गठन की सहमति बनी है, जो बस रूटों की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। उसी रिपोर्ट के आधार पर दोनों राज्य अपने अंतर्राज्यीय समझौते की समीक्षा करेंगे और नए सिरे से समझौता किया जाएगा। सोमवार को शिमला में जो बैठक हुई उसमें पंजाब की ओर से वहां के परिवहन सचिव व परिवहन आयुक्त मौजूद थे, वहीं हिमाचल की ओर से प्रधान सचिव परिवहन निदेशक व परिवहन निगम के एमडी मौजूद रहे। होटल हॉलीडे होम में हुई बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने अपने अपने तर्क दिए। पंजाब से आए परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अंतर्राज्यीय रूटों पर बस चलाने को लेकर हिमाचल सरकार के साथ जो समझौता हुआ है उसके अनुसार 5000 किलोमीटर तक साल में बस परमिट जारी होने की शर्त है, लेकिन पंजाब में हिमाचल की ओर से ज्यादा बसें चल रही हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। पंजाब का आरोप है कि हिमाचल तय किलोमीटर पर ज्यादा बसें चला रहा है। इसमें एचआरटीसी की बसों के अलावा निजी बसों की भी संख्या काफी ज्यादा है, जो खासकर पंजाब के साथ सटे क्षेत्रों से चलती हैं। बैठक में हिमाचल के अधिकारियों ने इस आरोप को पूरी तरह से नकार दिया। समझौते के अनुसार ही बसों को चलाया जा रहा है और पंजाब की बसें हिमाचल में ज्यादा चल रही हैं, जिनकी समीक्षा भी जरूरी है। प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम, निदेशक परिवहन डीसी नेगी सहित एचआरटीसी के भी कई अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। एक दूसरे से साझा करेंगे डाटा। दोनों तरफ से तर्क वितर्क के बाद निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों की एक संयुक्त कमेटी गठित की जाएगी, जो सभी तथ्यों को वेरीफाई करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि दोनों ही राज्यों के परिवहन विभाग के अधिकारी अपने डाटा को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और कमेटी के समक्ष रखेंगे, ताकि इसे वेरीफाई किया जा सके। अभी इसको लेकर विभाग के पास कोई ऑनलाइन डाटा नहीं है। पंजाब के साथ हिमाचल का रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है। इसके तहत इंटरस्टेट बस रूट परमिट जारी किए जाते हैं। हर साल यह रूट परमिट दिए जाते हैं। एग्रीमेंट के तहत पंजाब की सड़कों पर हिमाचल की बसों को 5000 किलोमीटर तक सफर करने की ही अनुमति है। हिमाचल और पंजाब दोनों राज्यों की सीमा पर चल रही निजी बसें। हिमाचल और पंजाब की सीमा पर निजी बसें भी चल रही है। पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा रूट परमिट दिए गए हैं। पंजाब ने ऊना व कांगड़ा जिला के साथ लगते क्षेत्रों में इस तरह का उल्लंघन पाया है। पठानकोट के लिए भी निजी बस सेवाएं चलती हैं, वहीं एचआरटीसी की बसें भी हैं। ऊना के गगरेट से होशियारपुर लगता है, जहां पर भी ऐसे मामले सामने आए हैं। रूट परमिट का पैसा हिमाचल का परिवहन विभाग पंजाब के परिवहन विभाग को देता है। इसी तरह से पंजाब की हिमाचल में आने वाली बसों पर भी रूट परमिट की राशि ली जाती है। अब दोनों राज्यों के अफसरों के बीच बातचीत हो गई है और देखना होगा कि कब तक यह विवाद खत्म होता है। समाचार नंबर 5। चंबा में सबसे महंगी मिलेगी देवदार की लकड़ी। वन विभाग ने इमारती लकड़ी की खरीद फरोख्त को लेकर नई दरें तय कर दी हैं।
नई दरों में 15% की बढ़ोतरी की गई है। इमारती लकड़ी की कीमत प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। देवदार की लकड़ी की सबसे ज्यादा कीमत चंबा में तय हुई है। चंबा सदर डिवीजन में देवदारी की लकड़ी की खरीद पर अब 13,568 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है, जबकि प्रदेश के दूसरे डिवीजन में यह कीमत 12,686 रुपए रहेगी। वन विभाग के सचिव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश वन उपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1982 की धारा 7 के तहत निजी वन उपज की कीमत तय की गई है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए निर्धारित मौजूदा दरों में 15% की वृद्धि करके अधिसूचना जारी की गई है। विभाग ने नियम और शर्तें लागू कर दी हैं। समाचार नंबर 6। सिरमौर पुलिस का कांस्टेबल निलंबित, इस कारण हुई कार्रवाई। विदेशी महिला के साथ यूनिफॉर्म में आपत्तिजनक लाइव बातचीत करना सिरमौर पुलिस के एक कांस्टेबल को महंगा पड़ गया। सिरमौर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा ने संबंधित पुलिस कांस्टेबल की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर नाहन व अन्य स्थानों पर एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में सिरमौर पुलिस के कांस्टेबल पुलिस यूनिफॉर्म में एक विदेशी महिला के साथ आपत्तिजनक इशारों व बातचीत करते हुए स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। एक पुलिस सिपाही के यूनिफॉर्म में इस तरह की आपत्तिजनक इशारे व अन्य हरकतें पुलिस की वर्दी को दागदार कर रही है। सिरमौर पुलिस के कांस्टेबल की लाइव वीडियो चैटिंग में विदेशी महिला को आपत्तिजनक इशारों से महिला को उकसाने का प्रयास कर रहा है। नाहन में आग की तरह यह वीडियो वायरल हुई तथा जैसे ही वीडियो सिरमौर जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीणा के पास पहुंची तो उन्होंने इस मामले को पुलिस कांस्टेबल के यूनिफॉर्म में गंभीर बताया। पुलिस अधीक्षक ने चंद घंटों में ही विभागीय कार्रवाई करते हुए अनुशासनहीनता की बात करार दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिरमौर रमन कुमार मीणा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि पुलिस यूनिफॉर्म में आपत्तिजनक टिप्पणियां व इशारों का जो वीडियो वायरल हुआ है उस मामले में कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। समाचार नंबर 7। हरित ऊर्जा के दोहन पर सुक्खू सरकार का फोकस। हिमाचल प्रदेश हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए जाना जाता है, मगर यहाँ हरित ऊर्जा का भी बड़ा भंडार है, जिसको भुनाने की पहल प्रदेश की वर्तमान सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में हरित ऊर्जा पर फोकस किया है, जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बल देना है। हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें रोजगार को भी जोड़ा जा रहा है। हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को सौर ऊर्जा उत्पादन में जोड़कर सरकार बड़ा रोजगार देने पर काम कर रही है। राज्य की कुल चिन्हित जल विद्युत क्षमता लगभग 27,436 मेगावाट है और दोहन योग्य विद्युत क्षमता 23,750 मेगावाट है, जिसमें से 10,781.88 मेगावाट का दोहन किया जा चुका है। राज्य के पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से सरकार वर्ष 2025 के अंत तक जल विद्युत, हाइड्रोजन व सौर ऊर्जा का दोहन करके प्रदेश को पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाना चाहती है, जिसके लिए कई तरह के प्रयास प्रदेश में चल रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश हरित उत्पादों की ओर उन्मुख होगा, जो राज्य के निर्यात में प्रीमियम और लाभ को बढ़ाएंगे। वर्तमान प्रणाली का नवीनीकरण और राज्य के विकास के दृष्टिगत हरित ऊर्जा का दोहन अति आवश्यक है। वर्तमान ऊर्जा नीति में आवश्यक बदलाव लाने और 5 मेगावाट क्षमता तक की सभी सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटन के लिए खुली रखने के निर्देश सरकार ने दिए हैं। राज्य सरकार सौर ऊर्जा संयंत्रों में निवेश भी करेगी। सरकार ने बजट में 500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके 32 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना ऊना जिला के पेखुबेला में तैयार भी कर ली गई है। इसके साथ पावर कारपोरेशन 2 और सौर ऊर्जा प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है, जो कि ऊना व कांगड़ा में बनेंगे। पावर कारपोरेशन को सरकार ने 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं सौंपी हैं। इसके दृष्टिगत 70 मेगावाट क्षमता के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है और अन्य स्थलों को भी शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार के हरित ऊर्जा दोहन के प्रयासों की बात करें तो सरकार ने 150 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं निजी भागीदारी से हिम ऊर्जा द्वारा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए भी हिमाचल के लोगों से आवेदन मांगे थे और लोगों ने इसमें काफी ज्यादा रुझान भी दिखाया है। इन परियोजनाओं की क्षमता की श्रेणी 250 किलोवाट से 1 मेगावाट होगी।
प्रदेश सरकार ने हिमऊर्जा को एक ऐसा तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं जिसमें 3 मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर परियोजनाओं में राज्य को रॉयल्टी प्राप्त होने से वित्तीय लाभ मिल सके। हिम ऊर्जा को 5 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में राज्य के लिए 5% प्रीमियम और 5 मेगावाट क्षमता से अधिक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 10% हिस्सा सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड को काशंग द्वितीय और तृतीय, शोंगटोंग व कड़छम आदि निर्माणाधीन ऊर्जा परियोजनाएं सौंपी गई हैं और इन परियोजनाओं पर तेजी के साथ काम किया जा रहा है। प्रत्येक परियोजना के लिए समयावधि निश्चित करने और इन सभी परियोजनाओं को वर्ष 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश को देश भर में हरित ऊर्जा राज्य का मुकाम हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करने में सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का सहयोग भी संबल प्रदान करेगा। SJVNL ने विद्युत उत्पादन क्षेत्र में बेंचमार्क स्थापित किया है। राज्य सरकार SJVNL की आगामी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने में मदद कर रही है। समाचार नंबर 8। मिंजर मेले में सजी दुकानों पर चंबा DC तलब। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले में अस्थायी कारोबारियों द्वारा समय से पहले कारोबार करने पर प्रदेश हाई कोर्ट ने जिलाधीश चंबा से इस बाबत जानकारी तलब की है। कोर्ट ने जिलाधीश से पूछा है कि क्या चंबा के चौगान में मिंजर मेले को लेकर बनाई गई अस्थायी दुकानों में कारोबार 19 जुलाई से पहले ही शुरू कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त को भी स्वतः प्रतिवादी बनाया। कोर्ट ने आबकारी विभाग को मामले की जांच कर यह पता लगाने के आदेश जारी किए कि क्या चंबा के चौगान में मेले को लेकर लगाई अस्थायी दुकानों में कारोबार से जुड़ी गतिविधियां संचालित हुई। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ की ने आबकारी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त और जिलाधीश चंबा से 24 घंटों के भीतर यह जानकारी तलब की है। मंगलवार को फिर इस मामले पर सुनवाई निर्धारित की गई है। मामले के अनुसार स्थानीय कारोबारी शिव कुमार शर्मा सहित जसवंत कुकरेजा, जोगिंद्र सिंह और सतपाल सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के लिए बनाई गई अस्थायी दुकानों में निर्धारित समय से पहले कारोबार किए जाने का आरोप लगाया है। प्रार्थियों का कहना है कि इन दुकानों में कारोबार 28 जुलाई से 9 अगस्त तक किए जाने की निविदाएं आमंत्रित की गई थी। चौगान 1 में इसकी कुल बोली 1,96,00,000 लगाई गई थी। प्रार्थियों का कहना है कि हाल ही में उनका कारोबार अचानक घट गया। प्रार्थियों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और निविदाओं की शर्तों का उल्लंघन करने पर उचित जुर्माना वसूला जाए। समाचार नंबर 9। ब्यास में खुद खनन करेगा वन विकास निगम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य वन विकास निगम पहली बार FCA मंजूरी के उपरांत ब्यास नदी से खनन गतिविधियां शुरू करेगा। उन्होंने निगम को दोषी ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने और उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू करने और भविष्य में निविदाओं में उनके भाग लेने पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वन निगम में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। वन निगम के दैनिक भोगियों की दिहाड़ी अब 400 रुपए होगी। इसके अलावा निगम के सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से 4% महंगाई भत्ते की एक और किस्त जारी की जाएगी। साथ ही 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले 80 कर्मचारियों को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है। ये फैसले वन विकास निगम निदेशक मंडल की बैठक में लिए गए हैं। सोमवार को आयोजित हुई इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। उन्होंने कहा कि निगम ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के दौरान 2.17 करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान 8 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2023 से 24 में 10.04 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। उन्होंने कहा कि वन निगम में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 100 वन वीरों को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार वन निगम को आत्मनिर्भर और लाभप्रद बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। निदेशक मंडल ने 2022 से 23 के लिए निगम के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। इससे 227 निगम के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख। वन निगम ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 51 लाख रुपए का चेक भेंट किया।
वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, प्रधान सचिव वन अमनदीप गर्ग, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल राजीव कुमार, निगम के प्रबंध निदेशक पवनेश शर्मा, विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल और गैर सरकारी सदस्य कृष्ण चंद, नीलम ठाकुर, तोग सिंह ठाकुर, मदन शर्मा, गंगा सिंह, अनिल ठाकुर, कृष्ण कुमार और योगेश महाजन भी बैठक में उपस्थित थे। क्षतिग्रस्त पेड़ों की लकड़ी बेचकर कमाए 2.50 करोड़। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले वर्ष मानसून के प्रकोप के कारण शिमला शहर में 618 पेड़ क्षतिग्रस्त हुए, जिनकी लकड़ी बेचकर 2.50 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निगम के डिपो में रखी गई इमारती लकड़ी की निस्तारण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि इसे गलने से बचाया जा सके। उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम (FCA) के प्रथम चरण की मंजूरी के उपरांत रेखागत परियोजनाओं के दायरे में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन मंडल अधिकारियों (DFO) सहित निगम के अधिकारियों को शक्तियां सौंपने की संभावनाएं तलाशने को कहा, ताकि इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। समाचार नंबर 10। असम की शिक्षा अपनाएगा हिमाचल। असम में शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिस को जानने के लिए हिमाचल शिक्षा विभाग का एक दल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में गुवाहाटी पहुंचा। 13 सदस्यीय इस दल में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ CPS आशीष बुटेल, समग्र शिक्षा के राज्य निदेशक राजेश शर्मा, उच्च शिक्षा निदेशक डा अमरजीत शर्मा, अतिरिक्त निदेशक उच्च शिक्षा संजीव सूद, प्राथमिक शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, PWD के चीफ आर्किटेक्ट राजीव शर्मा, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी शामिल रहे। हिमाचल के इस दल ने असम के शिक्षा मंत्री डा रनोज पेगू व विभाग के दूसरे अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में दोनों राज्यों सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिस पर विस्तार से चर्चा की गई। हिमाचल की ओर से समग्र शिक्षा के राज्य निदेशक राजेश शर्मा ने प्रदेश के शैक्षणिक परिदृश्यों और गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अहम कदमों की एक प्रेजेंटेशन दी। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि डा रनोज पेगू की अगुवाई में असम शिक्षा विभाग ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। असम शिक्षा विभाग ने विशेषकर जिस तरह से डमी एनरोलमेंट पर विराम लगाया है, वह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि असम सरकार ने प्राइमरी, सेकेंडरी से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर पर शिक्षा में जो बेहतरीन कार्य किए हैं, वे सराहनीय हैं। हिमाचल यह देखेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम असम के इन अनुभवों का कैसे फायदा उठा सकते हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि असम और हिमाचल कई मायनों में एक समान है। असम का एक अपना इतिहास रहा है और इसकी एक समृद्ध संस्कृति है। वहीं हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है। असम ने शिक्षा में कई बड़े कदम उठाए हैं। असम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से शिक्षा विभाग का पूरा डाटा तैयार कर एजुकेशन सेतु ऐप सहित अन्य डिजिटल सार्थक पहल की है। इसके आधार पर ट्रांसफर सहित अन्य कार्य विभाग पूरी दक्षता के साथ कर रहा है। असम का शिक्षा विभाग अटेंडेंस में भी अग्रणी राज्य माना जाता है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने विचारों को कमेंट में शेयर करना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।